हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1786 का नियम। 1786 का नियम इसलिए लाया गया था कि आप देखेंगे 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसमें 6 सदस्य और युद्ध, शांति, राजस्व, प्रशासन पर नियंत्रण वगैरह इनका कार्य था। उसके बावजूद कंपनी के कार्यों में मतभेद बने रहते थे। कहीं ना कहीं जो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट था वो अभी कंपनी के कार्यों को सही से उसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए फिर क्या किया गया कि यहाँ पे गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया, उसको वीटो का पावर दे दिया गया। जैसे अपने पास हमारे यहाँ राष्ट्रपति को वीटो पावर है कि किसी भी नियम कानून पे अगर राष्ट्रपति वीटो लगा दे तो फिर वह एक्ट मतलब नियम नहीं बन पाता। तो इसी तरह से ऐसा ही था। और सैन्य मामलों में पूर्ण अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया। मैं जहाँ जहाँ पे जी लिखूँगा इसका मतलब गवर्नर जनरल होगा। तो इस हिसाब से फिर 17 और मैं यही बोल रहा था कि पॉलिटी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि 1786 में सिर्फ यही इतना आया था, तो हाँ, पीसीएस के रिगार्डिंग यही इतना एनफ है आपके लिए, इतना बहुत है। फिर आगे देखते हैं हम 1793 का एक्ट। इसमें कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। इसका क्या मतलब है कि कंपनी, जैसे क्या होता था कि ब्रिटेन से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी, तो ब्रिटेन के और भी जो लोग थे वो सोचते थे कि हम भी भारत जाएं और भारत से जाके व्यापार करें और आके ब्रिटेन में वहाँ के कच्चे मालों को बेचें और उससे मुनाफा कमाएं। पर जो राजा से चार्टर लिया था कंपनी ने, आदेश जो लिया था वो 20 सालों के लिए उसका बढ़ गया। तो अब 20 सालों तक कंपनी अपना करेगा और कोई नहीं आ सकता। और यहाँ पे भी गवर्नर के पावर को अधिक शक्ति मिली। नॉर्मली वही है कैंडिडेट, अगर देखो मैं काटने को ये 2 लाइन काट सकता था। 1793 में सिर्फ और सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और वही लोग पढ़ाते हैं कि 1793 का 50 लाइन लिखवा देंगे, बोलेंगे कि भैया है तो अब पॉलिटी में बहुत ज़्यादा कोर्स, कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 1813 का अधिनियम। इसमें क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे जाके कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया कि अब जो ब्रिटेन के आम जनता भी है वो भी आके भारत से व्यापार कर सकती है, बशर्ते कि चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ के, चीन के साथ व्यापार को छोड़ के, कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत के साथ चाय का जो व्यापार करेगी वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं कर सकता। और जैसे मसाले वगैरह थे या ऊनी कपड़े, रेशम कपड़े हो गए, वो भारत से ब्रिटेन के कोई भी नागरिक कर सकता था, लेकिन चाय का व्यापार नहीं कर सकता था। इसी के साथ चीन के साथ जो व्यापार होता है, जैसे चीन का उस समय रेशम बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध था, तो रेशम हो गया, अफीम नहीं, रेशम हो गया। तो इस हिसाब से कि चीन के साथ व्यापार में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अभी भी बना हुआ था, मोनोपोली इसकी बनी हुई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है 1813 का अधिनियम। और 1813 का अधिनियम यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है ईसाई मिशनरियों का भारत आने की अनुमति। इनको भारत आने की अनुमति दी गई और इन्हें शिक्षा और धर्म प्रचार की छूट दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश को अगर गुलाम बनाना हो तो उसकी शिक्षा प्रणाली पे आप सबसे पहले आक्रमण कीजिए। तो इसीलिए इन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। और अभी भी देखिए आप कहीं ना कहीं सेंट जोसेफ, सेंट मेरी जैसे स्कूल आपको दिख जाएंगे इस हिसाब से। हालांकि उसमें पढ़ाई भी अच्छी खासी होती है, मैं ये नहीं कह रहा, पर उस समय इनका मेन मोटो यही था कि कैसे इनको पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए और कैसे भारतीयों का पाश्चात्यकरण किया जाए, इस हिसाब से। और 1813 का अधिनियम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार भारतीयों पर 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च किया गया। 1 लाख प्रतिवर्ष, आज के समय में 1 लाख कुछ नहीं है, लेकिन उस समय 1 लाख का मतलब बहुत ज़्यादा होता था। आज के 300 साल पहले अगर आप 20 साल के होंगे तो आपको इतना याद होगा कि आपके छोटे में भी कि चीनी 15 रुपये 20 रुपये किलो मिलती हो, अभी उसका डबल हो चुका है। तो इसी हिसाब से समझ लीजिए कि 1 लाख आज से 200-300 साल पहले कितना रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। और यहाँ से अब आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं। जैसे कि 1833 चार्टर एक्ट में देख सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और फर्स्ट जो था वो विलियम बेंटिक था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, सारे के सारे व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब इनको विशुद्ध रूप से केवल राजनीतिक कार्य करना था कि अब आप केवल राजनीति करिए। राजनीति मतलब कि जो इन्होंने भारतीय राज्यों को हड़पा था,
तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय राज्यों को हड़पा था, अब उस पर आप जाके प्रशासन करिए। प्रशासन आपको कैसे करना है वो पूरा पूरा का पूरा काम कंपनी का हो गया था। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। नेक्स्ट अगर हम देखें कि गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई और फर्स्ट जो सदस्य था वो मैकाले था। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस में पूछता है। 1833, 1853 ये उसके काफ़ी फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो आप सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए, और दूसरा फिर ये कि किस अधिनियम के द्वारा प्रथम कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, तो ये होता है। नेक्स्ट उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। नौकरी में भेदभाव निषिद्ध किया गया। जैसे कि पहले क्या था कि भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं नौकरी दी जाती थी, लेकिन इसमें निषिद्ध किया गया, लेकिन सिर्फ इस अधिनियम में निषिद्ध किया गया। अभी भी अंग्रेजों के मन में ये था कि नहीं हम इनको उच्च पद नहीं देंगे। तो सिर्फ जैसे होता ना कि कागजी कार्रवाई हुई थी, सिर्फ इसको अमल में बहुत कम लाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है एक है कि दास्ता का अंत किया गया। दास्ता का अंत जो किया गया ये कहाँ पे किया गया? कंपनी के अधिकार क्षेत्र में। जैसे जहाँ जहाँ पे कंपनी का राज्य था, जैसे मद्रास हो गया, बम्बई हो गया या बंगाल हो गया, तो यहाँ से दास्ता का अंत कर दिया गया, यानी कि दास प्रथा का अंत कर दिया गया। तो क्वेश्चन कभी कभी एक तो ये भी आ जाता है कि दास प्रथा का अंत किस अधिनियम से किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि गवर्नर जनरल कौन है, तो गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिक हो गया। तो इस हिसाब से आप देखिए। बाकी इस क्लास को अभी यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर कोशिश करेंगे कि 1919 तक का कवर कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी पॉलिटी को ख़त्म किया जाए।